सो जय हिंद एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर। तो जो हमारा टॉपिक है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ये किसी भी सेमेस्टर आ सकता है, क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड होती है आपकी सिलेबस, ठीक है। तो आप किसी भी सेमेस्टर के हो, अगर आपका ये टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होता क्या है, ठीक, इसको इस तरह के क्राइम करने वालों को कहाँ भेजा जाता है, पर्टिकुलरली किस किस एक्ट से ये डील करते हैं, कितनी बार वो एक्ट आया, अमेंड हुआ, कुछ चीज़ें हम लोग वो जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स कि क्राइम जो होता है वो पर्टिकुलरली किस एज ग्रुप के लिए ही डिफाइंड है ना, और इंडिया में कौन सी एज ग्रुप है जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती है तो उसको फिर भी पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुवेनाइल क्या होता है? रेफर टू अ टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ बिलो अ सर्टेन एज। अब देखो, मैं सिंपली यहाँ पे 18 लिख सकती थी, बिलो 18 और 18, बट मैं क्या लिख रही हूँ, बिलो 18। दैट मीन्स कि कोई अभी माइनर है, ठीक है, वो ही अगर वो क्राइम कर रहा है तो इट इज़ कंसिडर एज जुवेनाइल, वो बच्चा जुवेनाइल है। देखो क्या होता है ना कि हर कंट्री का एक सर्टेन एज होती है, तो दैट इज़ वाई इस डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, जुवेनाइल रेफर्स टू द टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल। तो जुवेनाइल वो बच्चा है जिसने ये क्राइम किया है, हु इज़ बिलो द 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने लिखा है कि ये कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, आपके इंडिया में ये बिलो 18 है, अदर कंट्रीज़ में ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक। तो अब हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया का पढ़ेंगे। इंडिया में क्या है स्पेसिफिकली, 18 के बिलो, क्योंकि जब आप 18 आ जाते हो तो आप मेजॉरिटी कहलाते हो, है ना। जब आप वोटिंग राइट्स पा जाते हो तो अब आप माइनर नहीं रहे, तो बिलो 18 अगर आप हो, उसके अंदर आप कोई भी क्राइम करते हो तो आप जुवेनाइल कंसिडर होंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए डेलिंक्वेंसी क्या होता है। डेलिंक्वेंसी इज एन एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18। 18 से बिलो का कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर कमिट करता है कोई इंडिविजुअल, दैट इज कंसिडर्ड एज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। समझ में आ गया? तो जुवेनाइल कौन होगा? वो बच्चा, ठीक। इंडिविजुअल को हम लोग इस टर्म से डिवाइड करते हैं कि देखो ये जुवेनाइल बच्चा है जिसने क्राइम किया था, हु इज़ बिलो द 18 ईयर्स, ठीक। और डेलिंक्वेंसी जब हम साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, डेलिंक्वेंसी इज बेसिकली एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर जो कि किसी पर्सन द्वारा कमिटेड होता है जो कि 18 ईयर्स से कम का होता है। शो द वायलेशन ऑफ लॉ बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ सर्टेन एज इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, यानी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि लॉ का वायलेशन करता है पर्टिकुलर सर्टेन एज, जो कि हर कंट्री का डिफरेंट है, दैट इज कंसिडर्ड एज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे और लिखी है कि जो हमारा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है वो पर्टिकुलरली डिफरेंट है। 16 फॉर बॉयज़, ठीक है, अगर 16 एज का कोई भी बॉयज़ है और तो वो क्या होगा, 16 और बिलो, तो वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंतर्गत उसे ट्रीट किया जाएगा, जुवेनाइल माना जाएगा। और 18 से कम की कोई भी पर्टिकुलर लड़की है तो उसको कंसिडर होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कह सकते हो कि 16 फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर गर्ल्स। क्यों? क्योंकि जब 16 टू 18 वाला जो भी क्राइम होता है उसको अब हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अगर हीनियस क्राइम कंसीडर करेंगे, क्यों, क्या आपको पता है 2011-12 में जो हुआ था निर्भया रेप केस, उसके बाद हमारा जो पॉस्को आया था, ठीक है, उसके बाद ही ये डिसाइड हुआ था कि हीनियस क्राइम को हम लोग एक डिफरेंट कैटेगरी दिए हैं, उसको भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इन सब के थ्रू इसको मतलब लाइक दंड संहिता के थ्रू उसको पनिशमेंट दी जाएगी हीनियस क्राइम को। और इसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही रूल करते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वही मान होता है। लेकिन हमारा जो जुवेनाइल बच्चा है उसके लिए डिफरेंट कोर्ट है, उसके लिए जुवेनाइल जेल होती है, जुवेनाइल लॉ बनी होती है एंड जुवेनाइल कोर्ट होती है। तो अगर हम यूपी की बात करते हैं, वाराणसी पर्टिकुलरली, तो आपका जुवेनाइल जेल कहाँ पे है अगर पूछूँ मैं तो दैट इज़ इन रामनगर, सिचुएटेड इन रामनगर, ठीक। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि मैंने बोला कि कौन से ऐसे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते भी है, आपको हार्म पहुंचा भी दिए, किसी का मर्डर कर भी दिए, तो भी उनको क्या हो गया, हम क्रिमिनल कंसीडर नहीं करेंगे इन इंडिया, ठीक है। तो वो कौन होगा? चाइल्ड के लिए कोई भी लॉ अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। चाइल्ड कौन है?
इंडिया में 0 to 7 एज ग्रुप का कोई भी बच्चा या बच्ची वो चाइल्ड कंसिडर होगा। और 0 to 7 के बीच में अगर उसने कोई भी, मान लो कोई 6 साल का बच्चा है, ठीक है, अब वो चाकू लिया और आपको उसमें मार दिया, भले ही उसने आपको मर्डर, मान लो आपको वो पसंद नहीं करता था, आपसे बहुत नफरत करता था, जेलस है, जो भी है ना, तो वो क्या किया, चाकू लिया और आपको तो उसने लगा दिया चाकू, ले लेकिन अगर आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एज ग्रुप क्या है, 6 ईयर ऑफ एज है। तो 0 to 7 के बीच में कोई भी एज ग्रुप का बच्चा होता है उसको हम क्रिमिनल कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया में इस एज ग्रुप के लिए कोई भी लॉ नहीं बना है, तो चाइल्ड के लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। तो अब आपको कोई चाकू भी मार के चला जाए बच्चा, जानबूझ के किया हो, क्योंकि उस समय हम लोग चाइल्ड को ये कंसिडर करते हैं ना कि उसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो बच्चा है, तो इसीलिए ना सब लोग घर पे बोलते हैं ना, अरे ये तो बच्चा है, छोड़ दो। फिर वो बच्चा अगर कुछ ऐसा हरकत करता भी है तो इंडिया उसको क्राइम नहीं मानती, क्योंकि देयर इज़ नो लॉ, है ना। जब क्राइम की, मैं क्राइम बार बार जब बोल रही हूँ ना, तो क्राइम तभी होगा जब वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है, पर्टिकुलर लॉ उसके लिए बना है, एक्ट्स बने हैं, पर्टिकुलर आर्टिकल में स्टेटेड है कि ऐसा कोई करता है तो वो क्रिमिनल होगा, दैट इज़ कंसिडर्ड एज क्राइम, ठीक है। तो चाइल्ड के लिए कोई लॉ नहीं है। हीनियस क्राइम किस में होगा, एज ग्रुप में 16 to 18 में, ठीक, और बाकी नॉर्मल जुवेनाइल के लिए बिलो 18 दिया हुआ है। और हीनियस क्राइम के लिए क्या क्या होगा, भारतीय दंड संहिता होगा, BDS लिखा है ना, वो सिंपली लिख दिया था भारतीय दंड संहिता, ठीक। जुवेनाइल क्राइम किसके अंदर ट्रीट होता है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। अभी मैं इस एक्ट को बताऊंगी कि कितनी बार ये एक्ट आया इंडिया में, सबसे पहले कब आया था और अभी कौन सा करेंटली चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आगे बढ़ते हैं। तो लॉज इन इंडिया, जुवेनाइल देखिए आपको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 एक बार 1986 में आया, फिर कब आया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, ठीक है। एंड थर्ड आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है। तो देखो क्या था ना, अभी निर्भया केस के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ टाइम तक याद होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि अरे ठीक है कुछ, बट वो केस बहुत लंबे समय तक चल रहा था। एंड रिसेंटली उसका जो एक क्रिमिनल था वो उसने अपने आप को माइनर बताकर छूट गया, ठीक है, उसको जुवेनाइल कंसिडर कर लिया लोगों ने। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज़ और होती है लॉ के अंतर्गत। मान लो आपका कोई क्राइम 2015 में किया गया है, ठीक है, और आज आपके लिए भारतीय दंड संहिता बन गया, भारतीय न्याय संहिता बन गया, कुछ भी बन गया लॉ, तो अब आप सोचोगे कि आपको कौन सी लॉ लगाकर आपको अंदर डाला जाएगा जेल में। तो अब बताइए, तो बेसिकली अगर आपने 2015 के टाइम पीरियड में कोई भी एक्ट किया है, ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस किया है, क्रिमिनल एक्टिविटी की है, आपने कुछ भी क्राइम किया है, तो 2015 के टाइम तक जो भी एक्ट्स बने हुए थे, लॉज बने हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको डील किया जाएगा। अगर आप सोचो कि आपका जो पर्टिकुलर लॉ है वो अब आ गया है न्यू, और कोई बहुत साल पुराना केस है उस पर अगर आप ये लगाना चाहो तो ऐसा पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया आपको कि क्या है, जिस टाइम पीरियड में वो लॉ बना रहेगा और जिस टाइम पीरियड में वो क्राइम किया है उसी में वो डील होगा। समझ में आया, ये ज़रूरी था बताना ताकि आप लोग भूलें ना। अब देखिए हम लोग देखेंगे 5 कैटेगरी, ठीक है। 5 कैटेगरीज ऑफ डेविएंस हैव बीन सेट अप टू कंसिडर द लेवल ऑफ विच कोर्ट में टेक कंट्रोल बाय, ये देखो इसने क्नूडन एंड शाफ्टर ने ये डेफिनेशन दिया, आई मीन डेफिनेशन ये उन्होंने बताया कि देखो 5 कैटेगरी होती है, किसी भी कोर्ट को, किसी भी लेवल ऑफ कोर्ट में हम लोग अगर देख सकते हैं कोई ऐसी डेविएंट एक्टिविटी होती है तो हम लोग इसे 5 कैटेगरी को कंसिडर करते हैं, ये इनके द्वारा बताया गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि डेविएंट सिचुएशन फैक्टर्स वेयर द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड टू डिलीटेरियस होम एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि मान लो किसी बच्चे का ब्रोकन होम है, ठीक है, उसका घर टूट गया, डिवोर्स हो गया है पेरेंट्स का, ठीक है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, जैसे स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है उनके पास, ठीक है। एंड वाइस इन द होम, अनहेल्दी रिक्रिएशन एंड स्लम नेबरहुड, प्लेस ऑफ मोरल रिस्क लाइक चीप होटल्स एक्सेट्रा, इस तरीके का कोई भी चीज़ अगर होता है तो हम लोग इसे ये फैक्टर्स बता रही है बेसिकली कि इस फैक्टर की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए सेकंड क्या बोलते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल अनएडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, एग्जांपल टेम्पर टैंट्रम्स, नेल बाइटिंग एक्सेट्रा।
तो जैसे इस तरीके के बिहेवियर को भी हम लोग बच्चों में देख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का नेल बाइट करने की आदत होती है, जब आप बड़े हो जाते हो तो भी वही सेम चीज़ है ना। और उनसे पूछो कि क्या हो गया तो बड़े यार बड़ी टेंशन है, ठीक है। और कुछ लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत ही गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वो सब टैंट्रम्स, ये सब बिहेवियर प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। एंड जब हम सिचुएशनल फैक्टर की अगर बात करें तो बेसिकली इसने फैक्टर्स में डिवाइड किया, एक सिचुएशनल फैक्टर, दूसरा क्या है बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ठीक, थर्ड क्या है एंटी सोशल एटीट्यूड्स, कैसा है बच्चा, गिल्टी फीलिंग है, आइसोलेट करके रखा है, एंजाइटी है उस बच्चे को, इस तरीके की, एग्रेसिव है, ठीक है, सीरियस ओवर्ट एग्रेसिवनेस उसके अंदर है। तो ये इस तरीके की जो एंटी सोशल एक्टिविटी है, जब आप समाज से दूर भाग के अपने आप को आइसोलेट करते हो, एंग्शियस होते हो, तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। फिर फोर्थ देखिए क्या है, वेवार्डनेस और इनकॉरिगिबिलिटी और द वायलेशन incorrigibility or the violation of relatively non-serious community conduct standard, जैसे कि ट्रोनेंसी, रनिंग अवे फ्रॉम दी होम, घर से भाग जाना, किसी का मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं करने के लिए आप उसे नहीं कर रहे हो तो डिसओबे करना, फाइट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग फैक्टर्स देख सकते हैं। जैसे आपने एक देखा होगा न्यूज़, आई डोंट रिमेंबर, शायद लखनऊ की न्यूज़ है या फिर कहाँ की, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें क्या हुआ था ना कि बच्चा क्या है पबजी खेल रहा था, वैसे उसका रीज़न कुछ और था, एंड उसके हाथ में गन है, उसने पेरेंट्स को शूट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे कंडीशन निकल कर आए हैं। तो चलो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई होप मैंने बहुत छोटा लिखा है बट आप लोगों को दिख रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया, आप जूम भी कर सकते हो, ठीक। सीरियस इलीगैलिटीज़ और द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट नॉर्म, जैसे कि थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, असॉल्ट हो गया, रॉबरी बोल सकते हैं, होमिसाइड कह लीजिए, बर्गैलरी कह लीजिए, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ये वायलेशन ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट, जैसे कोई चोरी कर रहा है बच्चा आपका, ठीक है। एंड अभी मैं 7th क्लास का बच्चा रेप किया था अपनी क्लास की लड़की का। अब आप सोचो कि आप इस टाइम क्या कंडीशन चल रही है सोसाइटी की, ठीक है। थोड़ा न्यूज़ देखा करिए, आपको समझ में आएगा, है ना। टू को रिलेट विथ ऑल दीज टॉपिक्स यू नीड टू वॉच न्यूज़पेपर्स, पढ़िए, रीड न्यूज़पेपर्स, आपको डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे जुवेनाइल से रिलेटेड आपको क्राइम मिलेंगे, और जब आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि रियलिस्टिक होती हैं। एंड डेली न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात होती है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स देखिए, मैंने पर्टिकुलरली मैंने ये पिक्चर ली है अपनी बुक से, जिसमें इसमें बता रहे हैं ना सिंपली कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या हमारा इंडिविजुअल फैक्टर है, कि बच्चा क्या है, इम्पल्सिव है, सबमिसिव है, डेफियंस दिख रहा है उसमें, इनसिक्योरिटी फीलिंग है, किसी चीज़ से उसे डर लग रहा है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका, सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो हम कुछ भी करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है जो पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन में देखने को मिलते हैं, डिफ़र करता है डेफिनेटली। आपको किसी चीज़ का डर है, किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी चीज़ में इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है कि ही और शी इज़ इनसिक्योर अबाउट समथिंग, इम्पल्सिव है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है, कुछ भी कर लेता है तुरंत, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल में कमी है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बच्चे के अंदर। तो ये सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स होंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के। जब हम सेकेंड फैक्टर देखेंगे फैमिली, तो जब उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, जैसे कि पेरेंट्स की किस तरीके की डिसिप्लिन है, क्या पता उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ रख रहे हैं, है ना, उसको इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही कि वो कुछ भी कर पाए। तो कैसा पेरेंट्स का डिसिप्लिन है, वो मॉडरेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्श, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला कि कुछ भी कर ले बच्चा, है ना, और ऐसा भी नहीं कि सांस ना ले पाए। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स अफेक्शन, उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वो ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। कोहेसिवनेस ऑफ फैमिली, कैसी है उसकी फैमिली मिलजुल कर रहती है या सब लोग अलग अलग, इंडिविजुअलिज्म आ गया है उसमें, ठीक है। तो बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स एंड मदर का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, बट वो एज अ उनके पास एक चाइल्ड होता है तो वो अलग लेने का डिसीजन भी नहीं रहते। तो वो फिर वही है कि उसी फैमिली में जिस तरीके का फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उस तरीके का बच्चे के मानसिक स्थिति पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कंडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ होम, सब्सटीट्यूट पेरेंट्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फादर वर्क के हैबिट, कैसे हैं उसके फादर, जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई पेरेंट है, मान लो किसी के घर में ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज़ कॉमन,
तो वो अगर वो बच्चा सेम चीज़ करता है तो उसमें बहुत शौक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसने अपने घर में यही सेम चीज़ें देखी। ठीक। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली इंटरेस्ट, कैसी है उसकी फैमिली की इकोनॉमिक स्टेटस। कंजुगल रिलेशन ऑफ पेरेंट्स का, जैसे मैंने अभी बताया ना कि पेरेंट्स का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा है। ब्रोकन होम्स, डिवोर्सेस की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अफेक्शन ऑफ सिबलिंग्स, उसके अगर कोई भाई बहन है तो उससे अच्छे से बिहेव करते हैं कि नहीं, या वो भी उसके साथ वैसा ही ट्रीट करें जैसा अदर उसके साथ ट्रीट करें। ठीक है। एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज़, कल्चरल रिफाइनमेंट ऑफ होम, ये सारे फैक्टर्स फैमिली बैकग्राउंड के अंतर्गत आते हैं। फिर थर्ड है पीयर ग्रुप रिलेशन, जिसमें आपके रिलेटिव्स वगैरह आते हैं। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज स्कूल इन्वायरमेंट। अब जैसे स्कूल का भी बहुत, देखो मैं तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ कि अगर कोई बच्चा है एंड वो स्कूल जा रहा है और उसके स्कूल इन्वायरमेंट में उसके साथ जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं स्पेशली, उसका उसके लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। हर स्कूल में कुछ बुलीज होते हैं एंड वो बच्चे को पर्टिकुलरली किसी न किसी चीज़ पे कमेंट करते हैं, एंड कोई स्पेसिफिक टीचर भी उनसे ऐसा मिल जाता है जिसने ऐसा करना चालू कर देते हैं, तो वो बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरा असर डालते हैं, है ना। दो तरीके के होते हैं, या तो वो रिबेल करेगा कि अब तो हम इसके क्लास में जाएंगे ही नहीं, या फिर ज़ुबान लड़ाएगा ऐसा कुछ, और एक होते हैं जो चुप रहते हैं और चुपचाप बस सुनते जाते हैं एंड लोग उन्हें सुनाते जाते हैं। तो बच्चे के दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करी, एंड फिर वो घर आता है तो उसके पास कोई होता भी नहीं है शेयर करने के लिए कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं किससे जाके शेयर करूँ। अगर उसकी ब्रोकन फैमिली है, उसकी फैमिली के अंदर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके पास तो कोई भी नहीं बच्चा, सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में बच्चे की इसी तरीके की हालत होगी ना, समझ में आया। सो डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट टू सोशल मैटर्स एंड स्कूल मेट्स जो हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अगल बगल रहते हैं, स्पेशली उनका अगर वो बुली कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक फैक्टर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता है ना, कि हम लोग को लगता है ठीक है उसने ऐसे ही बोल दिया, उसने ऐसे ही कर दिया, बट जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम जब इसके बारे में स्टडी करने लगते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक था, एंड फिर हम रियलाइज़ करते हैं ओ गॉड मेरे साथ भी हो गया। ठीक है। तो इसलिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको शुरू से ये मार्जिन सिखानी चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा कोई कर रहा है स्पेसिफिकली, तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज मे बी हम हमेशा स्टैंड नहीं लें तुम्हारा, है ना। एक बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको सिखाएं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, बिना डरे, बिना कुछ सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ता है। ठीक है। एंड मैं भी जब छोटी थी तो आई डोंट रिमेंबर कि कभी मेरे स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें सिखाई गई हों कि फाइट फॉर योर सेल्फ एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट होता था तो टीचर्स ही पता नहीं क्या ही करने लगते थे, एंड फिर अलग अलग हो जाता था बंदा, फिर दोबारा उस चीज़ से मतलब उस मैटर को कोई इतना सीरियस लेता नहीं। अगर आप छोटे बच्चे होते हो और आप जाके कंप्लेन करते हो मैम उसने मेरे साथ ऐसे किया, ठीक है, और टीचर्स तो आपके ऊपर हंस के चले जाएंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चा है, बट एक्चुअल रीज़न कुछ और होता है। तो दैट इज़ वाई जब छोटे होते हैं ना तो जो चाइल्ड इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसे, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिसको जैसा शेप दो वो वैसा बनेगा। सो आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, उसका स्कूल कैसा है, उसके स्कूल इन्वायरमेंट में उसके टीचर्स कैसे हैं, है ना, क्या वो बहुत ही ओवर ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया जाता है जिसमें आपको बहुत ओवर डिसिप्लिन सिखाई जाती है, जिसमें आप स्पेस ही नहीं ले पाते हो अपने लिए। तो थोड़ा सा स्कूल का एटीट्यूड भी उसमें आता है। ठीक है। जब हम स्कूल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लगभग 8 घंटा तो स्कूल में ही बच्चा बिताता है अगर वो डेली जाता है तो। ठीक। फेलियर इन द क्लासेस और लैक ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, और ये भी हो सकता है कि उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है जिसकी वजह से कोई उसको डांट रहा है या कुछ कह रहा है तो उसको बुरा लग रहा है, उसके बाद वो इस तरीके का रेबेलियस नेचर दिखा रहा है। ठीक है। द फोर्थ वन इज़ मूवीज़। यस, मूवीज़। अच्छा, आपने जब मूवीज़ को जब भी आप देखते होगे, अभी मैं नाम ले लूँगी, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, चलिए ठीक है हिंट भी दे देती हूँ। बहुत सारी स्पेसिफिक मूवीज़ में आपको कितने इजी तरीके से ड्रग्स, अल्कोहल की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, है ना। मतलब बॉलीवुड की कोई भी मूवी ओपन कर लिए, मैं सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बोला, हर टाइप की जो भी मूवीज़ दिखाते हैं उसमें दिस इज़ सो ईजी टू शो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो लेट्स कंज्यूम अल्कोहल, लेट्स कंज्यूम ड्रग्स। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें दिखा के जो हमारा यूथ है, जो हमारा टीनेजर है, जो उस मूवी को देख रहा है, उसके दिमाग में अफेक्ट कराते हैं और वो फील कराते हैं कि अच्छा जब आपको इस तरीके के फीलिंग आए तो आपके दारू के ठेके के पास जाके बैठ जाना चाहिए। ठीक है। आपका हो गया ब्रेकअप, आप जाके दारू के ठेके पे बैठ जाओ, है ना। आप
कि स्कूल में आपके साथ कोई अच्छा से बिहेव नहीं कर रहा है और आपको बहुत आइसोलेशन सा फील हो रहा है, तो उस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए कोई और स्टेप लेने के बजाय आप ड्रग्स लेके घर में पड़े रहो, ठीक है। तो मूवीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मूवीज़ ये आपको हर तरीके की मार पीट, अगर आपने वो न्यूज़ देखी होगी जिसमें पर्टिकुलरली टुकड़ों में काट के उस लड़की को उसने फ्रिज में रखा था, उसने क्या अपने स्टेटमेंट में दिया, उसने ऑलरेडी बोला कि ठीक है मैं दिमाग मेरा ठीक नहीं था, ये वो जो भी वॉट एवर द फैक्टर इज, बट उसने ये चीज़ मूवी से सीखी है ना। उसने कोई पर्टिकुलर मूवी देखी थी और फिर उसको रियलाइज हुआ, लुक हाउ मूवी इज टेलिंग यू टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, हैव यू रियलाइज दिस इन योर लाइफ। द मेन रीजन इज कि हमको लगता है दिस इज़ फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस, एंड यूजुअली हमको कोई बॉर्डर लाइन खींच के नहीं देता कि देखो इसके बाहर आपको कुछ नहीं दिखाना। फ्रंट में दिखाते हैं कि सिगरेट पीना इज़ बैड फॉर हेल्थ, एल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ, एंड जस्ट उसका हीरो आ जाता है और वो एल्कोहल सिगरेट ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ ओके फॉर एवरीवन, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मूवीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ, ठीक है। और स्पेशली जब टीनेजर होते हैं तो उनको समझ नहीं आता है, दे आर वेरी इम्पल्सिव, उनको जो अच्छा लगता है वही उनको बेटर है, फिर कोई उन्हें समझाएगा तो उन्हें बुरा भी लगता है, ठीक है। एंड वर्क एनवायरनमेंट, आपका कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो आप कहीं काम करते हो और वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको हैरेस किया जा रहा है पर्टिकुलरली, जैसे कोई नया आता है तो उसको लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स इसी में आएंगे कि वो किड अगर ऐसा कोई है जो बिलो 18 है, उसके साथ ये फैक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी को जस्ट बिकॉज उसके क्राइम के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, है ना। जब भी हम कंसिडर करते हैं कोई भी क्राइम को, तो एक रिज़ल्ट के पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बैकग्राउंड में जो मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल फैक्टर, फैमिली, पीयर रिलेटिव्स, स्कूल एनवायरनमेंट, मूवीज़, वर्क एनवायरनमेंट, सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, आएंगी इसमें, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने डिफरेंस नहीं किया और मैं लगातार बता दी, इंडिविजुअल फैक्टर में फर्स्ट वन था एंड द सेकंड वन विच इज़ सिचुएशनल फैक्टर। तो सिचुएशनल फैक्टर में मैंने आपको फैमिली बताया, पीयर ग्रुप रिलेशन बताई, स्कूल के इन्वायरमेंट बताई, आपको मूवीज़ का इम्पैक्ट बताया एंड आपकी वर्क एनवायरमेंट बताई। तो याद रखिएगा इंडिविजुअल फैक्टर उसका डिफरेंट है एंड बाकी जो सिचुएशनल फैक्टर है 5 है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, कस्टडी इन जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, कि जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह की उनको कहाँ भेजा जाता है, बाद में किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, तो हम ये पढ़ेंगे। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि कस्टडी, जैसे जो जुवेनाइल बच्चा होता है उसकी कस्टडी उस टाइम पे जब कोर्ट मतलब उसके खिलाफ केस वेस हो गया होता है, तो उसके बाद उसका सिचुएशन क्या रहता है, उसको कैसे डील किया जाता है, ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट है वो रिमांड होम्स और ऑब्जर्वेशन होम्स। इसमें क्या होता है, दीज होम्स आर मेंट फॉर चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ ट्रायल इन दी कोर्ट्स। जैसे अब उसके ऊपर क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, इसका मतलब समझते हो, जैसे कि आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, आपकी पेशी होती है कि आपके खिलाफ जब उस टाइम सारी चीज़ें चल रही होती है, कोई पेश करता है, अपोजिशन, ये वो जो भी चीज़ें होती हैं उसे ट्रायल कहते हैं, तो आपको उस वक्त जाना होता है। तो उस टाइम पीरियड पे जो बच्चा होता है वो कहाँ रखा जाता है, रिमांड होम्स में रखा जाता है, ठीक। लेकिन सिर्फ रिमांड होम्स इसी चीज़ के लिए नहीं होते हैं, जो रिमांड होम होते हैं वो होमलेस, डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जिन बच्चों को लोग छोड़ देते हैं, जो होमलेस होते हैं, उन सब चीज़ों के उनको भी रखने के लिए रिमांड होम्स ही होते हैं, ऑब्जर्वेशन होम। यानी यहाँ पे वो जुवेनाइल बच्चा रहेगा जब तक उसका कोर्ट का ट्रायल पीरियड चल रहा होगा तब, एंड सेकेंड जो लोग होमलेस होते हैं उनकी भी एक तरीके से हेल्प करते हैं ये रिमांड होम्स, ठीक है। ओके, और एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस रिमांड होम की या ऑब्जर्वेशन की, कि होम्स आर सपोज टू बी सेग्रीगेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव सुपरविजन। यानी अगर पूछे कोई कि आपका एक आइडियल ऑब्जर्वेशन होम की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो क्या होगा, एक सेपरेट क्या होता है, उसके लिए रूम होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का एक सेपरेट होम, कैसे, एजुकेशन के लिए अलग, ट्रेनिंग के लिए अलग, उसके बाद रिक्रिएशन के लिए अलग, ठीक है, हेल्थ केयर अगर उसको प्रोवाइड करा है वो, डिसिप्लिन उसका, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो होम्स बनाए जाते हैं उस तरीके से, ठीक है। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, देखो, सर्टिफाइड और रिफॉर्मेटरी स्कूल्स। जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, जो भी जुवेनाइल बच्चा होता है उसको कौन कोर्ट डील करता है, वो जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, वो नॉर्मली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब नहीं होते जो इसको डील करते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा सर्टिफाइड और रिफॉर्मेटरी स्कूल्स। ये कौन से स्कूल्स होते हैं,
बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारा जुवेनाइल बच्चा होता है उसको एक डिटेंशन पीरियड का जो कोर्ट ऑर्डर देती है तो उसको रिफॉर्मेटरी स्कूल्स में रखा जाता है एंड स्कूल्स फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, उसको 3 साल से लेकर के 7 ईयर्स तक उसी में रहना पड़ता है जो रिफॉर्मेटरी होता है। जब कोर्ट आपको डिटेंशन दे दिया, आपका ऑर्डर हो गया है, कोर्ट ने बोला अब इसको 3 से लेकर 7 सालों तक आप रख सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7, ठीक, ओके। And these schools were meant only for boys, remained under the supervision of prison department. Each school having a capacity of 80 to 100 inmates is divided into 4 to 5 dormitories and each dormitories has 4 to 5 cells. मतलब बेसिकली इसको कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, उसमें कितने सेल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन देखेगा, क्योंकि जैसे इतने अब ये क्लास तो है नहीं नॉर्मली कि हर नॉर्मल बच्चा आ रहा है, उसमें एक टीचर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सारे बच्चों को संभाल रहा है, हर बच्चा डिफरेंट है, तो एक डिवीजन बना के उनको पर्टिकुलरली सबको असाइन किया है, इतने बच्चे आपके अंदर, इतने बच्चे आपके अंदर, तो फिर उन्हें डील किया जाता है अच्छे से ताकि उनकी प्रॉपर सुपरविजन हो सके, क्योंकि ये टाइम पीरियड में वो सुधरने के लिए जाते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है पर्टिकुलरली तो उसको क्या भेजा जाता है ना, वो कौन सा होता है हिंदी में कुछ ऐसा नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें वो लोग सुधरने के लिए जाते हैं, उनसे उनका जो लत होती है ड्रग्स की उसे छुड़वाया जाता है, समझे, ओके। सो बेसिकली जो प्रोविज़न होते हैं 1920s में जो बनाए गए थे फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ एडोलेसेंट ऑफेंडर्स फ्रॉम अडल्ट, सो द करेक्शन सर्विसेज फ्री फ्रॉम। सो बेसिकली क्या होता है ना इसमें कि जो बॉस्टल स्कूल्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है यूथफुल ऑफेंडर्स के लिए, जो कि ये तक पुराना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो बुक जब की लिखी हुई है उस टाइम पीरियड में जो इन्फॉर्मेशन है वही है, ठीक है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन में 16 to 21 ईयर ऑफ एज बता रहे हैं, तो आप इसको करंट वाला देख लीजिएगा, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो बहुत पुरानी छपी होती है, तो आप उसको देखिएगा कि है कि नहीं ऐसा। बट इसमें ना आपको कुछ स्टेट्स भी दे रहे हैं इंडिया के, जैसे बॉस्टल स्कूल्स इन ओनली 9 स्टेट्स इन द कंट्री 1998 के टाइम पे। बेसिकली जिस टाइम पीरियड का ये डेटा है ना उसमें ये बता रहे हैं कि 1998 तक जो है इंडिया में सिर्फ 9 स्टेट्स होते थे जिनके पास बॉस्टल स्कूल्स होते थे, ठीक है, जिसमें से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक आते थे, ठीक, ओके। चलिए, सो फिर हमारा प्रोबेशन हॉस्टल या होम्स, इसमें क्या होता है, दीज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आर मेंट फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल केयर एंड ट्रीटमेंट टू ऑफेंडर रिलीज ऑन द प्रोबेशन विद द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। इसमें क्या होता है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो उस टाइम पीरियड पे बच्चे का देख रेख करता है एंड उसको जिस टाइम पे उसको प्रोबेशन पीरियड पे रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन विद द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। तो जो बच्चा होता है जो जुवेनाइल उसके साथ एक प्रोबेशन ऑफिसर भी होता है ताकि उसको क्या कर सके, उसको वो भी देख सके। द इमीडिएट्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम फॉर गोइंग टू द मार्केट एंड ऑल्सो फॉर टेकिंग अप जॉब्स फॉर द चॉइस। सो उस टाइम जैसे उसने अपना पूरा समय निकाल लिया, ठीक है, उसको जो 3 to 7 ईयर्स का ड्यूरेशन था उसमें कर लिया वो सारी चीज़ें। तो अब क्या होता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, जैसे आपने पर्टिकुलर ड्यूरेशन अपना निकाला, उसके बाद आपको वो टेस्ट करेगा जिसमें आपको फ्रीडम मिलती है मार्केट जाने की, आपको फ्रीडम मिलती है जॉब्स अपने चॉइस का लेने का। तो वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको एक्चुअल में अब आपको सुपरविजन हो रही है आपका कि अब आप फाइनली आप बाहर आ सकते हो कि नहीं। सो बेसिकली क्या होता है ना, प्रोबेशन जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको रिहा करते हैं, ये देखने के लिए, बेसिकली उनका चेक करने के लिए कि अब वो मार्केट जा रहे हैं, फ्रीडम मिल रही है उनको ना, पूरी फ्रीडम मिल रही है, आप जॉब्स ले सकते हो अपने चॉइस का। उस टाइम पे वो प्रोबेशन ऑफिसर आपका सुपरविजन करेंगे, ठीक है। तो वो रिलीज़ किस टाइम पीरियड पे होते हैं, द ऑफेंडर्स रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन विद द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। यानी अभी भी आप छूटे हो लेकिन आपके लिए अभी फिर भी आपको रिहा किया गया है प्रोबेशन पीरियड पे, ऑफिसर्स आपको अभी भी चेक कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी आप फिर से आप वही सेम चीज़ तो नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए ऐसा होता है, ठीक। इवेल्युएशन ऑफ होम्स, एन इवेल्युएशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जुवेनाइल इंस्टीट्यूशन शोज दैट लाइफ स्टाइल इन दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री एंड इमिटेट्स एंजॉय लिटिल फ्रीडम। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो जुवेनाइल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं।
The institutions are mostly overcrowded, management is centralized, training programs were very traditional and attention is not paid. बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, बहुत सारे ओवर क्राउडेड होते हैं, मैनेजमेंट की भी दिक्कत है, सेंट्रलाइज्ड है, किसी एक के पास सारी पावर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बड़े ट्रेडिशनल हैं, उनको जिस तरीके से सिखाया जा रहा है चीज़ें वो भी बहुत, क्योंकि अब आप किसी जुवेनाइल का जब जिम्मेदारी ले रहे हो तो क्या होगा, आपको उसकी हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप वो इंडिविजुअली उसको आप सही करके ही बाहर भेजो, ठीक। तो ये वो लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सी इनएडिक्वेसी उस इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है। देखो, 2 recent studies of observation homes are conducted in early 1995 by an NGO called BOSCO, BOSCO in Bangalore, and another conducted in November 1995 in 3 cities such as Mumbai, Delhi and Ujjain by a popular weekly magazine revealed horrible condition in the observation homes. अब देखो, इवेल्युएशंस ऑफ होम्स में होता क्या है कि जैसे कोई भी जुवेनाइल बच्चे को जो लोग रख रहे हैं, जो उसकी टेक केयर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें बहुत इनएडिक्वेसी है जिसकी वजह से उसमें लूप होल्स हैं, उसमें ड्रॉबैक्स हैं। उसको चेक करने के लिए जो बॉस्को नाम की एक एनजीओ है वो अपना क्या की थी, एक रिसर्च की थी, है ना। ऑब्जर्वेशन होम्स पे क्या की थी, एनजीओ ने काम किया और उसकी जो कंडीशन थी ऑब्जर्वेशन होम्स की वो हॉरिबल थी। उन्होंने 2 बार चेक किया था, पहले चेक किया था बैंगलोर में, फिर मुंबई, दिल्ली, उज्जैन में, ठीक है। ये 1995 के टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, समझ में आ गया? ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी है। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू गेट माई पॉइंट्स ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।